नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं किरण मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं, जिसका उद्देश्य है कि जैसे प्री परीक्षा में क्या होता है कि आंसर सामने होता है, तो गलत होने की संभावना को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का पढ़ना और उनका रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। तो उस उद्देश्य से ये सीरीज शुरू की गई है। साथ ही हम हिंदी का भी सुपर फास्ट रिवीजन कराते हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। तो आप जो है हमारे चैनल पे हिंदी का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख ले। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? आपको बताना है कि किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। ऑप्शन ए है सेल्सियस, ऑप्शन बी है फारेनहाइट, ऑप्शन सी है केल्विन और ऑप्शन डी है र्यूमर। तो बताइए किसमें जो है ऋणात्मक मान किसका नहीं होता है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, आप अपने आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, इससे आपका स्वयं का भी मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अंत में आप जोड़ लीजिएगा कुल कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ठीक है, और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। केल्विन जो है, केल्विन क्या होता है? केल्विन कभी ऋणात्मक मान में नहीं होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन सही है। देखिए सेल्सियस, फारेनहाइट और र्यूमर पैमाने पर का मान जो है ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन जो है केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है इंदु प्रकाश एमजी रानाडे दिया है। आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। और ऑप्शन बी है नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक दिया है। ऑप्शन सी है बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले दिया है। और ऑप्शन डी है इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर दिया है। तो बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इंदु प्रकाश एमजी रानाडे बिल्कुल सही है। नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक की है, ये भी सही है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था, ये भी सही है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल नहीं सही है, ये गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं है। किसकी है? ये है फिरोज शाह मेहता की। किसकी है? ये है फिरोज शाह मेहता की है। तो याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता की है। बॉम्बे क्रॉनिकल बहुत पूछा जाता है ये परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था। ये ध्यान रखिएगा, किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का, जिसे फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। ठीक है ना, किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने। यह समाचार पत्र बंबई से प्रकाशित होता था। अब ये भी पूछ सकता है कहाँ से, तो बंबई से प्रकाशित होता था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? ठीक है ना, तो कौन पारिस्थितिक तंत्र को चलाता है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है बायोमास, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है कार्बन। तो कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है? तो वो होता है बी ऑप्शन, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल जो होता है वो होता है सौर ऊर्जा, क्योंकि यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है ना, ये प्राथमिक स्रोत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है कानपुर में और ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है सी ऑप्शन, कानपुर में स्थित है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? कानपुर में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1997 में
कानपुर में की गई थी। याद रखिएगा 1997 में कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। बहुत पूछा जाता है कि कहाँ यह स्थापित हुआ था, तो कानपुर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? किसमें? बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है केराटिन, ऑप्शन सी है वैसोप्रेसिन और ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो बताइए, बाल और नाखून में ऑक्सीटोसिन होता नहीं, वैसोप्रेसिन भी नहीं होता और ट्रिप्सिन भी नहीं होता, तो क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखूनों और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 6ठा प्रश्न है, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य बताना है आपको। आश्रय बीमा योजना, बताइए आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गृह आवंटन करना, ऑप्शन बी है गृह ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो देखिए, आश्रय जो बीमा योजना है उसका उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो देखिए, आश्रय का मतलब ही होता है आसरा देना है, आसरा। तो आसरा जो है, अब कोई भी कामगार जब बेरोजगार हो गया है तो उसको आश्रय की ही जरूरत है। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद रखिएगा। आश्रय बीमा योजना 2001 में शुरू की गई थी। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, देखते हैं। आश्रय बीमा योजना जो है, आश्रय बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 10 अक्टूबर 2001 को। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था काम अथवा नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? काम अथवा नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना, चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है? क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन डी है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आपको बताना है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए। देखिए सी ऑप्शन सही है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है ना, तो आप आज से जान लीजिए कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, संसद की जो लोक लेखा समिति है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ये पंच लाइन है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। यह केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के लेखाओं की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाता है।
यह समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर नियंत्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण करती है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे ठीक कि जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और ये जो है लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए लॉस एंजलिस, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है केप टाउन और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसमें कौन सा है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है न्यूयॉर्क, डी में। ठीक है ना, डी सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर, किसके? यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। स्थित जो है न्यूयॉर्क है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना, चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? आपको बताना है कि दिए गए जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। क्या है? साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है बुलंदशहर और ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा है? वो है ऑप्शन ए श्रावस्ती। ठीक है ना, श्रावस्ती नंबर 1 पे। 2011 के अनुसार साक्षरता दर में श्रावस्ती 46.7%। देखिए अब इसको देखते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रावस्ती 46.7%, बुलंदशहर 68.9%, कुशीनगर 65.2% और उन्नाव 66.4%। तो बताइए सबसे कम कहाँ हुआ? वो हुआ श्रावस्ती में। और सबसे ज्यादा कहाँ इसमें से हुआ इन चारों में? तो वो हुआ बुलंदशहर में। ठीक है ना, तो श्रावस्ती में लिंगानुपात सबसे साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है ना, श्रावस्ती में। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे लग रही है हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप दोस्तों इस क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाके इन प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी आज के पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, इसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, हिंदी और जीएस की अलग अलग। सिर्फ 10 मिनट में आप 20 से 25 प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। इनमें ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनके परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है ना, चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? आपको बताना है कि स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। ऑप्शन ए है दलाल, ऑप्शन बी है तेजड़िया, ऑप्शन सी है मंदड़िया और ऑप्शन डी है स्टैग। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा है जो सट्टेबाज नहीं है? तो आप जान लीजिए कि दलाल। कहा जाता है दलाल स्ट्रीट, लेकिन दलाल जो है ये सट्टेबाज नहीं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं जो निम्न है। ऑप्शन ए है तेजड़िया, ऑप्शन बी है मंडड़िया और नंबर 3 है स्टैग और नंबर 4 लिमडक। देखिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ये 4 प्रकार के सट्टेबाज काम करते हैं। पहले पे है तेजड़िया, दूसरे पे मंदड़िया, तीसरे पे स्टैग और चौथे पे लिमडक होता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आप सबको पता होगा। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है रक्तक्षीणता, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है अधिरक्तस्राव। तो क्या होता है जब शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो हो जाएगा बी, एनीमिया या रक्तक्षीणता होती है। शरीर में जब लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया या रक्तक्षीणता की बीमारी होती है। ठीक है ना,
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, शरीर में लोहे की कमी से रक्तक्षीणता या एनीमिया की बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता क्या होती है? देखिए, शरीर में जो लोहे की है वो प्रतिदिन की आवश्यकता 10 से 20 ग्राम होती है। ठीक है ना? अब बताइए इसका स्रोत क्या है? तो देखिए, इसका स्रोत है मांस, अंडे, फल, सब्जियां, अनाज तथा हरी सब्जियां हैं। यह जो है हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। किसका? हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? किसका? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है रांची में, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है नागपुर में और ऑप्शन डी है मैसूरू में। बताइए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन सी सही है, नागपुर में। ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। ठीक, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि किसका सुमेल सही नहीं है। ऑप्शन ए है नागरिकता भाग 2 दिया है, संघ राज क्षेत्र भाग 7 दिया है, नगर पालिकाएं भाग 9 ए दिया है और निर्वाचन दिया है भाग 15। आप बताइए कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, संघ राज क्षेत्र जो है ये सुमेलित नहीं। देखिए, नागरिकता भाग 2 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 ए में है और निर्वाचन जो है भाग 15 में है। तो संघ राज क्षेत्र जो है भाग 7 में नहीं है बल्कि 8 में है, VI 3 आई। ठीक है ना? तो संघ राज क्षेत्र किसमें है? भाग 8 में है, तो बी ऑप्शन गलत है। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, नागरिकता है भाग 2 में, संघ राज क्षेत्र है भाग 5, 3, 8 में, नगर पालिकाएं हैं भाग 9 ए में और निर्वाचन है भाग 15 में। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि इसमें लाफिंग गैस के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो आप बताइए कि कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, वो प्रयुक्त होता है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना? चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसको हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के माध्यम से निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? देखिए, निश्चेतक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में भी जानते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है और इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 16वां प्रश्न है, किस अभिलेख में से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? आपको अभिलेख बताना है जिसमें यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन ए है भितरी स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है मंदसौर स्तंभ लेख, ऑप्शन डी है उदयगिरी अभिलेख। तो बताइए किसमें जो है यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो वो होगा ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख में यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील से। ठीक है ना? भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। इसमें क्या है? हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किसके समय में हुआ? गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है ना? जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए। कौन? हूण।
जिसमें जो है वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए। कौन? हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हुए बहती है। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है ब्यास। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर है? आप सबको पता होगा, आप सभी स्टूडेंट हैं। तो देखिए ये है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी जो है यह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है। पहले ये जान लो कि सतलज नदी निकलती कहाँ है, तो तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, कहाँ? उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरी गाज का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। तो देखा आपने सतलज नदी क्या क्या करती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि सिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने वाली नदी का क्या नाम है, तो आप क्या मारेंगे? यही इतना पूछ ले कि ठीक है, तो आप क्या मारेंगे उसमें? आप उसमें मारेंगे, देखिए उसमें आप क्या मारेंगे? उसमें मारेंगे सतलज नदी। ठीक है ना, तो सतलज नदी सही है। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? ऑप्शन ए है असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, ऑप्शन बी है असम, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, ऑप्शन सी है हरियाणा, असम, गुजरात, कर्नाटक और ऑप्शन डी है गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। तो बताइए इसमें घनत्व, राज्यों की जनसंख्या घनत्व के संबंध में आप बताइए, तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? उसमें होगा ऑप्शन डी, गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। ठीक है ना। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उपर्युक्त राज्यों में जन घनत्व का आरोही क्रम है। देखिए गुजरात में 308 है, कर्नाटक में 319 है, असम में 398 है और हरियाणा में 573 है। समझ गए ना? प्रश्न क्या था, फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम बढ़ते हुए, तो देखिए अब जो है क्या हो गया, गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। तो गुजरात सबसे, देखिए सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा नंबर एक पे? नंबर एक पे हो जाएगा असम, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा कर्नाटक, तीसरे नंबर पे हो जाएगा गुजरात और चौथे नंबर पे हरियाणा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? क्या बताना है आपको? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है नारायण गुरु और ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो किसने जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, जिसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। ठीक, ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? वर्ष 1932 में। आपको ये बताना है। देखिए महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। ठीक है ना, 1933 में पत्रिका भी प्रकाशित करने लगे। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। कौन था बताइए? अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक है ना। चलिए 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के 20वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी या मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की घटना किस दिन हुई थी? ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी या मिथाइल आइसोसाइनेट या मिक रिसाव की घटना
कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2 दिसंबर 1982, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर 1985, ऑप्शन सी है 3 दिसंबर 1984 और ऑप्शन डी है 4 दिसंबर 1986। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा? किस तिथि को मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना हुई थी? वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक में, कहा? भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक, ठीक है ना, कि संयंत्र के टैंक में 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई थी। ठीक है ना। इसमें अनेक लोग मारे गए तथा अनेक लोग गैस जनित रोगों से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।